बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिकली ये चैप्टर है। तो कल हमने कुछ बातें सीखी उसमें कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लफ्जी मतलब ये है कि हम कितने यूनिट्स ऑर्डर करें एक दफा में, कि हमें ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो कम से कम पड़े। अब कॉस्ट कौन कौन सी होती है? बाकी कॉस्ट के अलावा दो हमने कॉस्ट पढ़ी, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमने सीखा कि जहां होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है वहां पर जो हमारा साइज होता है, ऑर्डर साइज, वो बेस्ट होता है, इकोनॉमिकल होता है। और हमने उसमें इसका फार्मूला भी देखा, क्या? EOQ इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड multiplied by ordering cost divided by holding cost square root। होल्डिंग कॉस्ट कह लो, कैरिंग कॉस्ट कह लो, ये एक ही बात है। अब कल आपको एक सवाल भी दिया था करने के लिए कि आप उसको टेबल के जरिए भी करें और साथ उसको, जैसे कि क्वेश्चन ये है कि भाई 40,000 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपको इस स्टॉक के 40,000 सालाना चाहिए, जिसकी परचेज कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट और जिसको ऑर्डर करने की कॉस्ट है 2 रुपए और होल्ड करने की कॉस्ट है 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, 10% ऑफ परचेज कॉस्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एनुअल डिमांड है वो तो होगी 40,000 यूनिट्स, आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ₹2 होगी और जो होल्डिंग कॉस्ट है वो आपके पास होगी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10%, क्योंकि उसने कहा 10% ऑफ परचेज प्राइस और ये पर यूनिट लेने हैं, तो ये हमारे पास आ गई ₹1। तो अगर हम इसके ऊपर फार्मूला लगा दें EOQ का, तो EOQ के फार्मूले में 2 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो कह रहे हैं जनाब कितना आंसर आ गया? 400। इसका मतलब है आप 400 करके यूनिट मंगवाओगे तो आपकी जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट है वो कम से कम होगी। ठीक है, अब मैं इसी सवाल के अंदर आपको 2-3 बातें सिखाता हूं, जिसमें एक कॉस्ट बात कि भाई टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, दूसरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, तीसरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो अगर हम इसी सवाल के अंदर देखें कि अगर हम कहते हैं जी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर आनी चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड होता है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। EOQ या ऑर्डर साइज एक ही बात है। क्या हमेशा एक बात होगी? नहीं, EOQ एक ऑर्डर साइज है, इसके अलावा भी ऑर्डर साइज हो सकते हैं। आपका ऑर्डर साइज है 400, कोई मतलब 500 का भी ऑर्डर साइज कर सकता है, 1000 का भी कर सकता है। तो EOQ भी एक ऑर्डर साइज है जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट बराबर होती है। तो भाई मेरे एनुअल डिमांड डिवाइड करेंगे ऑर्डर साइज पे और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से, तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। कैसे? एनुअल डिमांड थी 40,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज था हमारा 400 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट। तो करें जरा, सॉरी पर ऑर्डर। हाँ जी, 40,000 को डिवाइड कर देते हैं 400 पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2000।
200, ये इससे कैंसल हो गया, 100 आ गया तो 200, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 100 और एक ऑर्डर करने की कॉस्ट है 2 रुपए, तो 200 आ गया। अब होल्डिंग कॉस्ट देख लें कि होल्डिंग कॉस्ट किसके बराबर आएगी टोटल। देखिए जी, होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला लिख लें, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट को फाइंड करने का फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज इन्वेंट्री क्यों लेते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हम सारा साल जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री होल्ड करने का टाइम होता है ना, वो फिक्स नहीं होता और ना ही फिक्स यूनिट होते हैं, क्योंकि सारा साल हमने अपना स्टॉक रख के तो नहीं बैठना, बेचना भी तो है। तो जब स्टॉक नया मंगवाते हैं तो हमारा स्टॉक का लेवल ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे सेल आउट होता जाता है कम होता जाता है, तो हमारे जो होल्ड करने का टाइम और होल्ड करने की जो क्वांटिटी है वो सारी एक जैसी नहीं होती। तो फिर इसलिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई साहब एवरेज इन्वेंट्री ले लिया करो, ना थोड़ी ना ज्यादा, एवरेज, और मल्टीप्लाई कर दिया करो होल्डिंग कॉस्ट से, और ये समझा जाएगा कि इतनी इन्वेंट्री होल्ड रहती है ऑल ओवर द टाइम। अब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। अब ऑर्डर साइज की जगह आप 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ईओक्यू भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट, बल्कि एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक ये है एवरेज इन्वेंट्री का मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट। अब ये सेफ्टी स्टॉक क्या आ गया, इसका एक और नाम भी होता है बफर स्टॉक। ये क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि एंटिटी अपने अच्छे बुरे हालात के लिए कुछ स्टॉक रिजर्व के तौर पे रखती है कि लेवल ऑफ स्टॉक इतना हमेशा मेंटेन रखना है। ये नहीं कि वो स्टॉक लेकर बैठी रहेगी, लेवल मेंटेन रखना है, उतने यूनिट अपने पास रखने हैं। जैसे नया यूनिट आ जाएंगे वो रखकर पुराने बेच देगी, लेकिन वो एक खास लेवल, कहते हैं जी 500 यूनिट हमने हर हाल में अपने पास रखना ही रखना है। जैसे 500 यूनिट से कम होने लगे फौरन नया यूनिट मंगवा लो, 500 यूनिट से कम ना जाओ, मतलब 500 यूनिट का लेवल ऑल ओवर द ईयर आपके पास मौजूद रहेगा। इसका मतलब है वो तो फिर कंफर्म हो गया, उसकी तो एवरेज फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर सारा साल होल्ड रहेगा और उसके ऊपर होल्डिंग कॉस्ट भी सारे साल की आएगी। ठीक है, तो आपके पास या तो एवरेज इन्वेंट्री का ये फार्मूला है ऑर्डर साइज ओवर 2, कब, जब क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक ना बताया हो, इसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, और अगर बफर स्टॉक बताया हो तो फिर ये फार्मूला ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बफर स्टॉक का कुछ नहीं बताया, तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर साइज मतलब के ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर आ गया 200। हमने देखा होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है। हाँ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। होल्डिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करते हैं बताओ, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2,
या ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। ओके होगी बात। चलें जी अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल में नहीं, अभी टोटल कॉस्ट अगर वो हमसे पूछ लेता तो क्या करते। अगर वो हमसे टोटल कॉस्ट पूछता तो क्या करते। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, परचेज कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये पूरे साल की। तो मुझे बताएं जरा, आपने पूरे साल भर में कितने यूनिट खरीदने हैं, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 लाख। फिर होल्डिंग कॉस्ट कितनी आई, डायरेक्ट अगर दोबारा करना है तो होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 200। ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फार्मूला होगा जनाब, नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि फाइंड होते हैं, एनुअल डिमांड कितनी थी, 40,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय 2। लो मेरे भाई, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी अगर सवाल के अंदर उसने टोटल कॉस्ट भी पूछी। बात समझ लगी। ये कल जो सवाल दिया था इसको मैंने डिफरेंट तरीकों से करवाया। अब एक सवाल मैं और करवाऊंगा आपको, और उसमें एक और चीज आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टोटल आज हम ना 3 से 4 सवाल करते हैं, और हर सवाल के अंदर ना मैं एक एक नई चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी होगी तो फिर उसके ऊपर कल मजीद बात करेंगे। तो आ जाए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखे जरा कि मंथली डिमांड is 20,000 units, holding cost is rupees 10 per unit, and 15% is a finance cost. Ordering cost per order is rupees 20,000. Purchase price per unit is rupees 60। ये क्वेश्चन है जरा कि मंथली डिमांड है 20,000 यूनिट्स और होल्डिंग कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, 15% फाइनेंस कॉस्ट है जी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है जी 20,000 रुपए। कहता है जी फाइंड करो ईओक्यू। एक सवाल, इसी सवाल के अंदर मैं दूसरा सवाल भी करूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें, पहली इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको डाटा मंथली, क्वार्टरली, डेली गिवन होगा, आपने उसको साल में कन्वर्ट करना है, आपने उसको एनुअल बनाना है। कोई भी ईओक्यू के अंदर एनुअल डिमांड है, एनुअल यानी मंथली डिमांड के बात नहीं हुई, तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपने जब भी एनुअल डिमांड फाइंड करना है, एनुअल डिमांड किसके बराबर है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना आ जाएगा, 240,000 यूनिट्स। ये बात समझ लगी कि 20,000 यूनिट्स आपको चाहिए थे मंथली, तो सालाना कितने चाहिए होंगे, 2,40,000। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, होल्डिंग कॉस्ट की तरफ आ जाए। ये भी ये सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट साथ साथ मैं बता रहा हूं। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर अगर होल्डिंग कॉस्ट बताई होगी वो भी ले लेंगे,
होल्डिंग कॉस्ट के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हो या क्वेश्चन के अंदर फाइनेंस कॉस्ट बताई हो या क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिटर्न बताया हो, कोई भी इस तरह का रेट गिवन हो, तो ये भी होल्डिंग कॉस्ट में लेंगे। ये क्या चीज है, इसे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने कितने का एक यूनिट है, 60 रुपए का, 60 रुपए का एक यूनिट खरीद के रख लिया अपने पास। अगर ये 60 रुपए हम इन्वेंट्री पे ना लगाते, हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते, तो वो इन्वेस्टर हमें 15% इसके ऊपर रिटर्न देता। तो इसका मतलब है हमने वो 15% रिटर्न छोड़ के इन्वेंट्री खरीद के रख ली, तो हमें 15% नुकसान हुआ, वो भी हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जितना भी नुकसान है कॉस्ट ही हुई ना। या एक और तरीके से सोचो, मैंने इन्वेंट्री खरीदी 60 रुपए की उधार लेके, 60 रुपए उधार लिया बैंक से, इन्वेंट्री खरीदी। अब इन्वेंट्री मेरी पड़ी हुई है, लेकिन बैंक वाला क्या कहेगा कि बिकेगा तो पैसे देना, या वो इंटरेस्ट हमसे चार्ज करेगा चाहे बिके या ना बिके, वो हमसे इंटरेस्ट लेगा 15%। तो जो 15% हमसे इंटरेस्ट लेगा वो हमारी होल्डिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि जब तक इन्वेंट्री रहेगी उसके आने वाला इंटरेस्ट हमें बेयर करना पड़ेगा। तो सवाल के अंदर जो होल्डिंग कॉस्ट है अगर डायरेक्ट बताई हो या फाइनेंस कॉस्ट बताई हो या इंश्योरेंस बताया हो, इंश्योरेंस भी एक होती है ना, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगी। ये इंश्योरेंस है जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। रेंट पर यूनिट बताया हो तो वो भी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब होल्डिंग कॉस्ट सिर्फ डायरेक्ट नहीं बताया होता पेपर में, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर वो आपको क्या क्या बताएगा। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर वो आपको होल्डिंग कॉस्ट डायरेक्ट बता सकता है, परचेज के ऊपर बेस करवा सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आपने इस रेट को अप्लाई करना है परचेज कॉस्ट के ऊपर। ये लिख लो, जब भी आपको रेट दे आपने परचेज कॉस्ट के ऊपर अप्लाई कर। तो लो मेरे भाई, होल्डिंग कॉस्ट भी मुझे बताओ फिर कितनी आ गई होल्डिंग कॉस्ट। यहां पर लिख लेते हैं, होल्डिंग कॉस्ट है मेरे भाई, यहां पर देखिएगा 10 रुपए एक प्लस 15% फाइनेंस कॉस्ट। तो 15% फाइनेंस लगेगा किसके ऊपर, परचेज प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 15%। वो बात समझ रहे हो, कितनी अमाउंट आ गई, 10 + 9 60 का 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.159, तो होल्डिंग कॉस्ट आ गई 29। ऑर्डरिंग कॉस्ट खैर सीधी सीधी गिवन है 20,000। लो जी, ईओक्यू फाइंड करें। क्या फाइंड करना है, ईओक्यू भी फाइंड करें और बाकी अगली बात बाद में करते हैं। ठीक है जी, ईओक्यू कैसे फाइंड होगा, क्या फार्मूला पड़ा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 29 अंडर रूट। करो जरा जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 29 पे, जो आंसर आया गया स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ, हम डायरेक्ट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 29।
तो ये हमारे पास आ गया 22478 पॉइंट में है, उसको अभी रहने देते हैं 22478। ये हमारे पास आ गया ऑर्डर साइज कि 2,40,000 जो यूनिट मंगवाने हैं हमने सालाना, एक ऑर्डर मंगवाएंगे 22,478। ओके होगी बात। ये तो एक ईओक्यू तक होगी बात, जिसमें हमने कुछ बातें भी सीखी। अब इसके बाद एक नई बात मैं ऐड करने लगा। देखें, आपने क्वेश्चन के अंदर ये एक दफा मैं दोबारा लिख देता हूं जी, एनुअल डिमांड थी 2,40,000, होल्डिंग कॉस्ट हमने फाइंड कर ली थी 29, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन थी 20,000 और हमारा ईओक्यू आ गया 22,000, किधर है 22,478। ठीक है, हमने कह दिया अपने मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को कि भाई साहब 22,478 करके यूनिट मंगवाने हैं, लेकिन उसने हमें एक नई कहानी सुना दी। क्या कि यार सप्लायर का भी अभी फोन आया था कि अगर आप 30,000 यूनिट का ऑर्डर अभी प्लेस करते हो, अगर 30,000 यूनिट का ऑर्डर अभी प्लेस करते हो, हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। ये सप्लायर का फोन आ गया हमें कि भाईजान 30,000 यूनिट अगर इकट्ठे मंगवाओगे तो हम आपसे कीमत 2% कम चार्ज करेंगे। अब हम फिर सोच में पड़ गए कि यार हम तो मंगवा रहे थे 22,478, लेकिन अगर 22,478 मंगवाते हैं तो पर यूनिट रेट हमें 60 रुपए का पड़ेगा, लेकिन अगर हम 30,000 इकट्ठे मंगवा लेते हैं तो हमें पर यूनिट रेट कम हो जाएगा 2%। तो फिर हमने कहा यार दोबारा सोचो, क्या हमें 22,478 ही मंगवाने चाहिए या 30,000 मंगवाना चाहिए? इसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। हम अभी डिसीजन कर लेते हैं, हम देखते हैं कि भाई कॉस्ट किस लेवल पे कम पड़ेगी, कॉस्ट किस लेवल पे कम पड़ेगी। तो आए जनाब हम तरीकाकार देखते हैं कि आप ऐसा फाइंड कर लो, एक कॉलम बना लो ईओक्यू का, एक कॉलम बना लो 2% डिस्काउंट का। ईओक्यू में आप कितने यूनिट मंगवा रहे हो? 22,478 और यहां पर कितने मंगवा रहे हो? 30,000। उसने खुद ही कह दिया कि भाई 30,000 का ऑर्डर साइज होना चाहिए आपका, कम नहीं। हम पहले देखते हैं कि अच्छा परचेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें। इस लेवल पे परचेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी? हमने सालाना कितने यूनिट मंगवाने हैं? 2,40,000। एक यूनिट कितने का पड़ेगा? 60 रुपए का। तो हमें टोटल कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी? देखो ना, साल भर में यूनिट तो 2,40,000 ही मंगवाने हैं ना, और एक यूनिट हमें पड़ेगा 60 रुपए का। तो कितनी वैल्यू आ गई जनाब? 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 1,44,000,000। बट अगर आप 30,000 यूनिट मंगवाते हो इकट्ठे, फिर क्या रेट पड़ेगी परचेज कॉस्ट? फिर पड़ेगी 30,000, सॉरी मंगवाने तो साल भर में तो 2,40,000 ही है, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.98। अब कहेंगे सर 0.98 का तो जिक्र ही नहीं है। ओ भाई 2% कीमत कम करनी है, और आपको याद होगा जब भी परसेंटेज में कोई वैल्यू कम करो तो 1 माइनस परसेंटेज किया करो। तो मैंने भी 1 माइनस 2% किया है, और अगर वैल्यू बढ़ाना हो तो 1 प्लस परसेंटेज। अब डिस्काउंट से वैल्यू कम हो रही है तो करो जरा कम करके कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.98। लो मेरे भाई वैल्यू हमारी बन गई 14112,000।
पहले था 14,400, अब बनेगी 14,112। लेकिन बाकी कॉस्ट भी देखनी है। बाकी कॉस्ट कितनी है जनाब? परचेज को ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 22,478 और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 20,000, मतलब 2,40,000 एनुअल डिमांड, ऑर्डर साइज 22,478, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, और पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आ गई? जी जनाब 2,40,000 डिवाइडेड बाय 22,478 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 213,542। और क्या यहां पर भी सेम कॉस्ट आएगी? नहीं, उसमें 2,40,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज है 30,000। ऑर्डर साइज ईओक्यू में 22,478 और डिस्काउंट के केस में 30,000, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 20,000। तो मेरे भाई बताएं जरा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, तो कितनी कॉस्ट आ गई? 1,60,000। ठीक होगी बात? होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। जी होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कैसे करते हैं? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट कितनी आई थी? 29। तो करें जनाब जरा, 22,478 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 29, 325,931, 325,931। यहां पर भी आ जाए होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? ऑर्डर साइज, अब ऑर्डर साइज उसने खुद ही 30,000 कह दिया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर लोग भागकर 29 लिख देते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आपकी कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट परचेज कॉस्ट के ऊपर बेस करे तो डिस्काउंट के केस में परचेज कॉस्ट चेंज हो जाती है। जैसे आपने क्या 29 कैसे फाइंड किया था? 10 प्लस 20 था, 10 था, 20 ही था, और सवाल के अंदर भी हमने 20 लिया था, 10 लिया था यार। इसको 20 कर दो क्योंकि इसको 29 कर दिया ना। 10 प्लस 9 कोई हाल नहीं, ठीक हो ये 9। अब ना इसको 20 कर दो क्योंकि सारा सवाल इस तरह खराब का हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको 29 कर दो यार, इसको 20 कर दो। ठीक है, सारी खामोशी से सवाल नोट करी जा रहे हैं। कुछ लोगों की आंख खुल गई होगी लेकिन वो बोलने से कतराती हैं। कोई नहीं, बोला करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। चले जी, अब जो आपके पास वैल्यू आई थी, अब तो ये 20 हो गई ना, 20 प्लस 60 का आपने लिया था 15%, क्योंकि हमेशा फाइनेंस कॉस्ट परचेज प्राइस पे लगानी है हमेशा, क्योंकि वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट वाली हमने इन्वेंट्री में लगाई हुई है। लेकिन अब तो कीमत 60 रुपए है ही नहीं, अब तो 60 रुपए का 98% है, ये कीमत है। अब 2% डिस्काउंट है, 60 का 2% लेकर माइनस कर दो या 1 माइनस परसेंटेज कर दो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो 15% से, तो ये हमारी नई होल्डिंग कॉस्ट आएगी।
20 बल्कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, ये आ गया प्लस 20, तो 28.8। अब ये नई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है और यहां पर आकर मल्टीप्लाई कर दो 28.8। कितना आंसर आ गया जी जनाब? 15,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2882 से 2.8, तो कितना आ गया 432। लो मेरे भाई, अगर ऑर्डर साइज ईओक्यू वाला होता तो हमारी ये कॉस्ट आती। अगर ऑर्डर साइज सप्लायर जो 2% डिस्काउंट वाला होता तो कॉस्ट ये ही आती। कर लो टोटल कॉस्ट फिर फाइंड। अब टोटल कॉस्ट जिसकी कम आएगी हम वही ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। 1440000 प्लस 213542 प्लस 325931, हमारे पास अमाउंट आ गई टोटल 14939,473। और इस केस में 14112,000 प्लस 160,000 प्लस 432,300 14704,300। लाओ मेरे भाई बताएं कि ऑर्डर 22,478 वाला बेनिफिशियल है या 2% डिस्काउंट वाला? जिसकी वैल्यू कम आ रही हो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जिसकी वैल्यू कम आ रही हो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। गॉट इट? क्लियर होगी बात? चलिए जी, तो ये हमारा एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। याद रखें ईओक्यू फाइंड करने के लिए डिस्काउंट नहीं लेते। एक दफा आई कैप ने लिया हुआ है, वो मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन अभी नहीं। ईओक्यू की अजम्पशन के अंदर यही है कि आपने ईओक्यू फाइंड करते वक्त डिस्काउंट का फैक्टर नहीं लेना। ओके, दूसरी बात कि डिस्काउंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, यही तरीकाकार होगा। और बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल पेपर में आते होते हैं। अब एक और सवाल करते हैं और उसमें भी मैं 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट करवाऊंगा और ये कंसेप्ट आपने साइड पे लिखनी है। इसमें एक डिस्काउंट वाला कंसेप्ट करवाया और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट वाला, ठीक है? तो ये आपने लिखने साथ, क्योंकि एंड पे एक पेज की समरी आपके पास हो और उसी से सारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मैं चाहता हूं कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। ये नहीं मैं 3 घंटे का आपको लेक्चर दे दूं और आप 1.5 घंटे बाद ही सोने लग जाए। जब तक आपने जिंदा रहना है तब तक पढ़ना है। जैसे ही आपके पास मौत की बहन आ जाए, कहते हैं ना नींद मौत की बहन है, जैसे ही मौत की बहन आए पढ़ना छोड़ दो, ताकि फिर ना दिमाग सोया क्या आप करोगे पढ़ के, एक्टिव होके पढ़ा करो जानदार तरीके से, ठीक है? अगला सवाल, और इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट भी आपने बड़ी अच्छी तरह से देखने। आए इधर क्वेश्चन लिख ले। कहते हैं कि जनाब आपके पास एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड 20,000 यूनिट्स, मतलब लोग आपसे सालाना 20,000 यूनिट खरीदते हैं। टू मीट this demand 4 kg of material is required for per unit. 4 kg of material is required for per unit. एक यूनिट को बनाने के लिए
आपको 4 केजी मटेरियल चाहिए। लो जी, ट्विस्ट आ गया। पहले हमें 20,000 यूनिट चाहिए होते थे सालाना, हम देखते थे कितने यूनिट मंगवाएं। अब डिमांड तो 20,000 की है, लेकिन वो यूनिट हम खुद बनाते हैं, उसके लिए हमें खरीदना मटेरियल पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मटेरियल खरीद के खुद बनाएंगे। तो जो ऑर्डर देंगे, जो ऑर्डर साइज होगा, वो यूनिट का होगा या केजी का होगा? हमने जो ऑर्डर देना है वो तो यूनिट, क्योंकि हम तो मटेरियल मंगवा रहे हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें साल में कितना मटेरियल चाहिए, हमें साल में कितना मटेरियल चाहिए। तो आपकी एनुअल डिमांड का पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट भी साथ ही, वो कहता है कि रॉ मटेरियल जब बनाते हैं उस वक्त ना हमें रॉ मटेरियल लाते हुए, बनाते हुए 4% रॉ मटेरियल जाया हो जाता है, 5% जाया कर लेते हैं, 5% मटेरियल जाया हो जाता है। तो मुझे बताओ, फिर हमें मटेरियल थोड़ा ज्यादा मंगवाना पड़ेगा ताकि जाया भी हो जाए, फिर जो हमें चाहिए उतना बच भी जाए। क्या कि अब जाया होने के बाद जो हमें चाहिए वो बच भी जाए। तो हम लिख लेते हैं 5% इज प्रोसेसिंग लॉस। 5% इज प्रोसेसिंग लॉस। तो मेरे भाई जरा एनुअल डिमांड देखिएगा किस तरह से निकालोगे। एनुअल डिमांड 20,000 के लिए 4 केजी हमने मंगवाना है, 80,000। लेकिन 80,000 तो चाहिए ना 20,000 यूनिट को बनाने के लिए। अगर इसमें से थोड़ा सा जाया हो गया वो तो 80,000 से कम हो जाएगा। मतलब 80,000 की हमें जरूरत है, लेकिन इसमें से 5% जाया भी होना है, फिर 80,000 बचना चाहिए। तो आप लोगों ने मंगवाना 5% ज्यादा है, तो कुछ लोग ना इसका 5% लेकर इसमें ऐड कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। 5% इसमें आपने इसका नहीं लेना, क्योंकि ये तो नेट है। ये 5% जाया होने के बाद की अमाउंट है। ये 5% जाया होने के बाद की अमाउंट है। तो इसका डायरेक्ट 5% खुदा के लिए ना लेना। करना क्या है, ये बेसिकली नेट होके पड़ा हुआ है, ये 95 है और आपको पूरा चाहिए 100%। तो इस तरह से 5% ऐड करना है। आप कहेंगे 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जितना मटेरियल जाया होगा वो वाली अमाउंट आती है, लेकिन हमने खरीदना पूरे 100% है। तो ये आपने हमेशा इस तरह से करना है कि जब भी कोई चीज नेट पड़ी हो ना, तो उसको 100 माइनस पे डिवाइड करना है। तो ये आपके पास 80,000 है जी, डिवाइड किया 95 पे और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 84210। 211 कर लो, 211 कर लो। इतने केजी आप चाहोगे, इसमें से 5% जाया भी हो जाएगा, जाया होने के बाद 80,000 बच जाएगा, वो 80,000 के 20,000 यूनिट बन जाएंगे। तो ये है हमारी असल एनुअल डिमांड। ये इतने हमने खरीदने हैं। अब एक ही दफा खरीदें, थोड़े थोड़े करके खरीदें, वो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताएगा। अगली बात करते हैं, कहता है परचेज कॉस्ट पर केजी, परचेज कॉस्ट पर केजी इज ₹10। फाइनेंस कॉस्ट इज 10%। होल्डिंग कॉस्ट इज कितना कर लें, 20% ऑफ परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50 पर ऑर्डर।
पहले ईओक्यू फाइंड करते हैं और फिर सप्लायर का डिस्काउंट वाला चक्कर चलाते हैं। ठीक है, आए जरा, सबसे पहले तो आप फाइंड कर लो ना, एनुअल डिमांड तो हमने फाइंड कर ली है। वेल, तो पहले आप फाइंड कर लो मेरे भाई, यानी आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट तो गिवन है 50, होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है जी? 10% फाइनेंस कॉस्ट, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10%। फाइनेंस कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस का लेना है, फाइनेंस कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस का लेना है, ठीक है, प्लस, और ये भी 20% ऑफ परचेज प्राइस है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो इसका 10% 1 और इसका 20% 2, तो आंसर आ गया 3। गॉट इट? हो गया काम? लो जी, फाइंड कर लो फिर ईओक्यू। किसके बराबर आएगा ईओक्यू जनाब? 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट ओवर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या आंसर आएगा जनाब? कितना था? 84211 84211 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 ओवर 3 स्क्वायर रूट। लो मेरे भाई, कितना एक आपका ऑर्डर होना चाहिए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 84211 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 3। लो मेरे भाई 1675 1675 केजी। एक ऑर्डर पे आप 1675 केजी मंगवाया करोगे। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे वो अगली बात आगे चलते। 1% डिस्काउंट आ गया कि अगर आप 20,000 यूनिट्स 20,000 केजी इकट्ठा खरीदते हो, 20,000 मिक्स ना हो जाए आपका, 1800 कर दो जी। 1% डिस्काउंट दे देगा सप्लायर अगर आप 1800 यूनिट एक ही साथ मंगवाते। तो क्या हमें 1% डिस्काउंट की तरफ जाना चाहिए या ईओक्यू की तरफ जाना चाहिए? उसके लिए वही काम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, एक साइड पर लिख देते हैं ईओक्यू और एक साइड पर लिख देते हैं 1% डिस्काउंट। ईओक्यू के केस में परचेज प्राइस, एनुअल डिमांड कितनी है? 84211 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए। इसमें कितनी आएगी? 84211 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1% के बाद कितना बचेगा? 0.99। ये बात समझ लगी? परचेज कॉस्ट आ गई, ये तो आ जाएगा 84211 और इसी का 84211 का मल्टीप्लाई कर दो 0.99 से, कितना आ गया? 833,689 833,689। ओके होगी बात? नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट। ऐसा ही है? तो मेरे भाई एनुअल डिमांड थी आपके पास 84211, इसको डिवाइड आपने कर दिया 1675 पे, मल्टीप्लाई को कर दिया 50 से, तो वैल्यू आपके पास आ गई 2514। फिर दूसरी साइड पर आपका एनुअल डिमांड सेम है, ऑर्डर साइज उसने 1800 का किया था, 1800 का कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट हो रही है, तो 84211
डिवाइडेड बाय 84211 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 50 2339। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि 3 रुपए आई थी। तो 1675 को 2 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी 2513 आ रहा है। आप इसको 14 ही करना, क्योंकि EOQ में ये दोनों बराबर होते हैं। लो जी, टोटल कॉस्ट निकाल लो इसकी। 84211 प्लस 2514 प्लस 2514 847138। यहां पर जब हम होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, यहां पर हमने ना सवाल के अंदर बफर स्टॉक अगर होता ना, तो बफर स्टॉक को प्लस कर देते। वो हमने किया ही नहीं, उसका भी सवाल हमें करना चाहिए था, लेकिन मैं इसका ना एक बता दूंगा थोड़ा सा, ताकि ना वो भी हमारा आज ही काम हो जाए। थक गया लगता है आज, लेकिन थकने वाली बातें नहीं है, बहुत मजे की बातें। इसको अपने आप को फुल एक्टिव रख रहे हैं। अब होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? डिस्काउंटेड वाली। आपकी 10 रुपए असल कीमत थी, आपको 1% डिस्काउंट मिल गया, तो वो वैल्यू कितनी आएगी? 9.9। अब इस 9.9 का 10% फाइनेंस कॉस्ट और इस 9.9 का 20% होल्डिंग कॉस्ट, दोनों को प्लस कर देंगे, जैसे पहले प्लस किया था। तो मेरे भाई आपके पास आ गया 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 प्लस 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 2.97। 2.97, तो ये आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.97, 2673। करो जरा टोटल। 833 689 प्लस 2339 प्लस 2673, हमारे पास आ गया टोटल 838701। लो जी, रिकमेंडेशन दो कि 2% हमें डिस्काउंट अवेल कर लेना चाहिए। पेपर में जब सवाल लिखना है ना, जवाब लिखना है ना इसका, तो एंड पे ये भी लिखना है रिकमेंडेशन। हम लिखेंगे वो उस एंटिटी का नाम के विल अवेल डिस्काउंट 1% एंड ऑर्डर साइज इज 1800 kg। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इसे। बस 2 मिनट मुझे देने, और मैं एक छोटा सा ये बफर स्टॉक वाला सवाल करवा दूं, ताकि ये आज का काम हमारा कंप्लीट हो जाए, और फिर कल इंशाल्लाह और करेंगे। तो मेरे भाई आए जरा कि सपोज दैट हमारे पास एनुअल डिमांड है 4000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपए पर ऑर्डर, और होल्डिंग कॉस्ट है 5 रुपए पर यूनिट, और बफर स्टॉक है, बफर या सेफ्टी स्टॉक, वो है 300 यूनिट्स। कहता है EOQ फाइंड करें, या डिस्काउंट वाला कुछ भी आ जाए, इसमें कोई मसला ही नहीं है। EOQ तो पहले वैसे सिंपल तरीके से फाइंड होगा। EOQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो 4000 2 मल्टीप्लाइड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 5। EOQ आ गया जी, मतलब कि ऑर्डर साइज ये आ गया जनाब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4000
मल्टीप्लाइड बाय 20, जो भी आ गया आंसर 5, उसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट, ये आ गया तकरीबन कितना आ रहा है 178। एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ 32,000, 179 ऑर्डर साइज आ गया। अब अगर आपको चाहिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्या करोगे, एनुअल डिमांड 4000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी, जो भी आ रही है। लेकिन अब जब आप टोटल होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करोगे, उसके लिए आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और जब बफर स्टॉक हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी होल्डिंग टोटल और वो बराबर भी है, फिर जरूरी नहीं होता। चले जनाब, ऑर्डर साइज हमारे पास आ गया 179 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय, एक यूनिट की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, 5 रुपए। तो इस तरह से आपका ये सवाल होगा मेरे भाई। तो 179 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 1948 राउंड ऑफ करके। और ये कॉस्ट क्या थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 डिवाइडेड बाय 179 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 447। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये सिर्फ बफर स्टॉक की वजह से आ रहा है। तो जब बफर स्टॉक गिवन होगा तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 300 की कॉस्ट अलग से फिर आपने ट्रीट करनी होती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर होगी बात। चलें जी, कल के लिए जो सवाल आपने करने हैं वो लिख लें, और ढेर सारे सवाल होंगे, और तसल्ली से करना। जिस जिस सवाल में प्रॉब्लम है ना, तो आपने मुझे कल के लेक्चर से पहले पहले वॉइस नोट करना है कि सर ये सवाल हमें करवा दिया जाए। ठीक है, वैसे तो मैं सारे सवाल डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई है इशू, तो एक तो एग्जांपल नंबर 2 करना है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, ये 4 एग्जांपल तो करनी है। फिर पास पेपर में आ जाए जनाब, पास पेपर निकाल लें जी, उसमें भी, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो। इसका आइटम 24 का क्वेश्चन करना है, तीसरा आइटम 24 क्वेश्चन नंबर 3। फिर जनाब आपने आ जाना है, 2-3 सवाल और दें जी, छोटे छोटे सवाल है, परेशानी हो ना। ये सवाल बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। ये पिज्जा लिमिटेड की एक बाद में करते हैं, ये भी बाद में होगा। हॉकी लिमिटेड वाला क्वेश्चन चले बाद में करते हैं, इसमें एक चीज है जो बताने वाली है। अरोमा लिमिटेड वाला सवाल भी बाद में, ये कर ले। क्वेश्चन नंबर 70 कोको किंग लिमिटेड वाला, ठीक है। फिर आ जाएं जी, अब दिल में कह रहे हो सर बस कर जाएं, बस कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 18, 4 एग्जांपल, 1, 17, 18। फिर आपने क्वेश्चन कर लेना है, चलो ये भी अभी रहने दो।
मॉडर्न वाला भी रहने दो एक दफा, अल्फा, हेक्सा लिमिटेड वाला कर लेना, हेक्सा लिमिटेड वाला कर लेना, ठीक है, या बल्कि वही रहने दो, ये बाकी वही कर लेना। चार एग्जांपल 1, 17 और 18, ठीक है, ये कल लाजमी करना ताकि उसके बाद हम थोड़ा तसल्ली से बाकी सवाल कर सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।